नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में इंडिया के चाइनीज ऐप बैन होने पर काफ़ी वीडियोस बने हैं। इनफैक्ट वहाँ के बहुत सारे लोग इंडिया पे वीडियोस बना के ही अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि उन्हें उनके देश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो उस पर भी वीडियोस बना सके। ये वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। आज मैं पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। कहा जाता है कि देश के पास सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास देश है। अब इसका क्या मतलब हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। पाकिस्तान सेना में लगभग 6.5 लाख जवान है। इट्स 6th लार्जेस्ट मिलिट्री। इनके काफी बिजनेसेस है। एक लेखक ने इसे मिलिट्री बिजनेसेस यानी मिलबस कहा है। अनाज, खेत, फर्टिलाइजर्स, गैस, एविएशन ऐसे क्षेत्रों में इनके बिजनेसेस है जिनका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी मिलबस 100 से भी अधिक इंडिपेंडेंट कंपनियों को 5 फाउंडेशन के अंदर चलाती है। फौजी शाहीन बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट एंड पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फाउंडेशन। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत अक्सारी कमर्शियल बैंक, एक एयरलाइन, एक ट्रैवल एजेंसी, यहाँ तक कि एक स्टर्ड फार्म भी है। और इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट के अंडर कवर नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री SCO दैट इज स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है। NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल भी इनके अंडर आता है। NLC जो कि एक कार्गो कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। इनके ये कई ट्रकों और सीगोइंग वेसल्स के मालिक है। ये भी कहा जाता है कि NLC कई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर। फाइनली फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO जो कि 1966 में काराकोरम हाईवे बनाने के लिए स्थापित किया गया था। ये अभी भी रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। नॉर्मल बिजनेसेस की तरह ये भी अलग अलग टेंडर्स में अपनी बोली लगाते हैं। इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन इनका काम इंफीरियर क्वालिटी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, करतारपुर कॉरिडोर का काम FWO को दिया गया था। अप्रैल 2020 में एक आंधी के दौरान पुनर्निर्मित गुरुद्वारा के 8 डोम्स गिर गए। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड मिलिट्री अफसर्स होते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान में मिलबस देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, अप्रॉक्सीमेटली 70%। सेना में जो अधिकारी होते हैं उनको बहुत पॉश लोकेलिटी में फर्निश्ड बंगलोज, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, एक्सीलेंट मेडिकल फैसिलिटीज, नौकर चाकर और राशन मुफ्त या फिर बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। इन शॉर्ट, मिलिट्री प्रेजेंस इज ऑल परवेसिव। मिलिट्री बैंक लोन्स देती है। सभी हेवी मैन्युफैक्चरिंग में 1/3 सेना के हाथ में होता है। देश की लगभग 12% जमीन सेना के हाथ में है, जो कि ज्यादातर पूर्वी पंजाब की उपजाऊ यानी फर्टाइल जमीन है। इसी जमीन का 2/3 हिस्सा सीनियर सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या जनरल के हाथ में होता है। ये लोग कई करोड़ों रुपयों के आसामी होते हैं। रिसेंटली आर्मी ने ये एडमिट किया है कि ओकरा पंजाब में जो फार्मलैंड थी उस पर इनका कोई हक नहीं था। ओकरा पंजाब के किसान लगभग 2 दशकों से अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं, लेकिन ये मिलिट्री वहां पे जमींदारी बना बैठे हैं। अगर ये किसान अपना हक मांग भी ले तो उनको पीट देते थे। कई किसानों को तो इन्होंने मार भी दिया है। फॉर्मर ISI हेड अहमद शुजा पाशा के पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कई कमर्शियल प्लाजाज है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, जिसको बाजवा एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, इनके अभी एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था और इनके पायलट का स्कैम भी बाहर आ चुका है। PIA को एक्स आर्मी चीफ बाजवा के फैमिली मेंबर्स चलाते हैं। मुशर्रफ ने तो PCB चीफ भी आर्मी वाला रखा था। ये मिलिट्री
रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को हायर करती है, उनको कंसल्टेंट बनाती है और इनसे 2 नंबर के सारे काम बड़े आसानी से करवा लेती है। और ये सारे फायदे सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स को मिलते हैं, लोअर ऑफिसर्स को इनमें से कोई भी फायदा नहीं मिलता। उनकी लाइफ वैसे भी कष्ट वाली होती है। वो वही लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, पर ये आला अधिकारी सिर्फ इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। और क्योंकि काफी सारे टेंडर्स इनको ही मिलते हैं तो सिविलियन बिजनेसेस या नौकरी में ग्रोथ या प्रॉफिट नहीं हो पाता। अगर पाकिस्तान में पूर्ण डेमोक्रेसी आ जाती है तो मिलिट्री के पावर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में रहेगा तो काफी चीजों पे कंट्रोल रहेगा। ज्यादा पॉलिटिकल पावर ज्यादा प्रॉफिट लेके आएगा और ये ज्यादा प्रॉफिट पॉलिटिकली इनको और स्ट्रांग बनाएगा। इसकी वजह से ही मिलिट्री डिक्टेटरशिप या पपेट पॉलिटिकल लीडर को ही प्रेफर करती है। अगर इनसे कोई बड़ा बनने की कोशिश करे तो उसको साफ करना इनके लिए बहुत ही आसान काम है। इनको कोरोना या किसी भी इशू की पड़ी नहीं है। अभी भी पाकिस्तान सरकार अपने बजट का लगभग 18.5% मिलिट्री पे ही खर्च करती है। बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे इनका ध्यान ही नहीं है। ये वही मिलिट्री है जिसने अपने ही लोगों का नरसंहार किया है। 1970 में बांग्लादेश में अपने ही लोगों पर बमबारी की और वहां के 30 लाख लोगों का नरसंहार किया और 3 लाख महिलाओं का बलात्कार। 1972 का आत्मसमर्पण किसी भी राष्ट्र द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान मिलिट्री ने कारगिल युद्ध में लड़ने वाले अपने ही शहीदों के शव लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय सेना ने इन शहीदों पर अंतिम संस्कार किया था। फाइनली 2008 में पाकिस्तान मिलिट्री ने यह स्वीकार किया कि उनके अपने सैनिक कारगिल युद्ध में लड़े थे। देश का संविधान भंग करने, लोकतंत्र को हटाने, शासन करने और कई वर्षों तक अपने ही देश को लूटने वाली ये मिलिट्री है। इसके अधिकांश जनरल्स पंजाबी एलिटिस्ट है जो डिफेंस पे ध्यान केंद्रित करने के बजाय देश चलाने में अधिक रुचि रखते हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में लाखों लोगों को मारा है, हजारों गायब हो चुके हैं। माइनॉरिटीज पे जुल्म तो यहाँ पे आम सी बात है। फ्रंटियर कॉर्प्स ISI ने तो यहाँ पे आतंक मचा के रखा है। ये अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों को मारती है। ये वही मिलिट्री है जो चाइना को बिक चुकी है। इन्हें कश्मीरी मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है जो कि वास्तविकता में है नहीं, पर उइघुर मुस्लिम जो चीन के जिंगजियांग में है उन पे होने वाले जुल्म इनको नहीं दिखते। बांग्लादेश हो या बलूचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो, यहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम्स है वो भी मिलिट्री की वजह से है। ये मिलिट्री जिहादीज बनाते हैं और उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री और ISI को डीप स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लेते हैं। इन्हें न डेमोक्रेसी की पड़ी है, न सिविलियंस की पड़ी है, ना ही किसी धर्म की पड़ी है। इन्हें सिर्फ अपना वर्चस्व टिकाना है और ये वर्चस्व टिकाने के लिए ये अपना देश और उसकी जनता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री के पास देश क्यों है और इसी चीजों की वजह से इस मिलिट्री का किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वैसे इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इफ यू हैव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जय हिंद।